Good morning, students. We have already completed all the theorems of the chapter relation and functions. Yesterday we have discussed the theorem that if f is from a to b and g is from b to c be any one onto function, then inverse of GOF is equal to F inverse OG inverse. Then some students asked me to give the example for these, how these theorem works, है ना, ये कैसे काम करता है, इससे क्वेश्चंस कैसे लगाते हैं. तो right now I have NCERT book with me and today I am going to start the first exercise, that is 1.1. I have selected some questions for you. कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट की है और हम बिल्कुल फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि रिलेशंस के क्वेश्चंस हैं. ठीक है, सो इफ यू वांट वी कैन हैव अ क्विक लुक ऑफ रिलेशन. रिलेशंस हमने पढ़ा था कि रिलेशन क्या होता है कि जब भी हम कोई ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट लेते हैं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट लेते हैं, जैसे ए क्रॉस बी लिया, जिसमें ए बी दो सेट्स हैं, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं हम ए क्रॉस बी. तो ए क्रॉस बी में ए और बी के एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट होते हैं, एक दूसरे के साथ पेयर बनाते हैं, ए बी टाइप पेयर, जिसमें ए को बिलोंग कर रहा है और बी को बिलोंग कर रहा है. अगर हम बी क्रॉस ए लें तो बी का जो सेट पहले होगा उसी का एलिमेंट पहले होगा, ये हम लोग ने पढ़ा था. और दो ऑर्डर्ड पेयर्स तभी बराबर होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो. अगर ए बी बराबर एम एन लिखा है तो ए इक्वल टू एम और बी इक्वल टू एन होना चाहिए. तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे हमने रिलेशन डिफाइन किया था कि अगर ये जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, मान लीजिए ये दो सेट्स हमने लिया था P और Q, P Q का हमने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट इस पे निकाला था. तो P का हर एक एलिमेंट Q के हर एक एलिमेंट से पेयर बनाएगा, ए अली, ए भानु, ए चंपा, इस तरह से ना, ए फिर सारे नाम, B फिर सारे नाम, C फिर सारे नाम, ऐसे करके पेयर बनेगा. अब इसमें अगर हम कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगा दें, स्पेसिफिक कंडीशन जैसे यहाँ लिखा था कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ P क्रॉस Q इज द लेटर, है ना, इज द लेटर ऑफ द सेकेंड एलिमेंट. जो P क्रॉस Q में जो भी ऑर्डर्ड पेयर, इस P क्रॉस Q में जो भी ऑर्डर्ड पेयर, सपोज करो ए बी टाइप बन रहा है ना, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट लेटर होगा नाम का. तो ए है, ए के साथ अली, क्योंकि फर्स्ट लेटर ए है, और उसके साथ अली में भी फर्स्ट लेटर ए है. ए के साथ और कोई दूसरा नाम नहीं मिल रहा था. ऐसे बी के साथ भानु, क्योंकि यहाँ बी है और भानु का भी पहला लेटर बी है. सी के साथ चंपा, क्योंकि यहाँ पे सी है और चंपा का भी फर्स्ट लेटर सी है. तो आर हमने इस P क्रॉस Q का एक सबसेट लिया है. सबसेट मतलब आर के सारे एलिमेंट P क्रॉस Q में हैं. ठीक है, तो ये जो सबसेट लिया, इस सबसेट को ही हम कहते हैं रिलेशन. रिलेशन मतलब किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के वो एलिमेंट्स का सेट जिसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो एक दूसरे से किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं. कोई दिया हुआ जो रीजन है, जैसे इसमें था कि पहला अक्षर जो है वही नाम का पहला अक्षर होना चाहिए जो पहला एलिमेंट है. तो इस तरह किसी स्पेसिफिक रीजन से एक दूसरे से रिलेटेड हो, तो इसे हम रिलेशंस कहते हैं. रिलेशंस के टाइप हमने डोमेन और रेंज पढ़ा था रिलेशन का, कि पहले एलिमेंट्स जो होते हैं रिलेशन के, उनके सेट को हम डोमेन कहते हैं, और जो दूसरे वाले एलिमेंट्स होते हैं उनके सेट को हम रेंज कहते हैं. और अगर आर ए से बी पर डिफाइंड है तो जो पूरा सेट बी है उसे हम कोडोमेन कहते हैं. ठीक है, अगर रिलेशन ए से ए पर, मतलब उसी सेट से उसी सेट पर डिफाइंड हो, तो इस ऐसे रिलेशंस को हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं. और उसके बाद हमने रिलेशंस के टाइप पढ़े थे, रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य, हाँ, स्वतुल्य मतलब
फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए के सभी एलिमेंट्स के लिए ए टाइप के जो एलिमेंट है, मतलब हर एलिमेंट खुद से संबंधित होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये स्वतुल्य है। सिमेट्रिक, कि अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए, मतलब अगर पलट दें हम तो भी वो पेयर आर में होना चाहिए। ये सिमेट्रिक या सममित संबंध होता है। और एंटी सिमेट्रिक मतलब कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर है तो ये तभी हो सकता है जब ए बराबर बी हो। अगर ए बराबर बी नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। ये एंटी सिमेट्रिक हो गया। और ट्रांजिटिव में कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ जो दूसरा वाला एलिमेंट है यहाँ पे वही एलिमेंट पहला है। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है तो ए सी भी आर को बिलोंग करेगा। अगर ऐसा है तो हम इस तरह के रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। अब हम आज एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आपको पीछे की चीज़ें याद आ गई होंगी। अब हम आज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1.1। एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम एनसीईआरटी। I have already sent you the PDF file for all the exercises of NCERT। NCERT के सभी एक्सरसाइज की PDF मैं पहले ही आपको सेंड कर चुकी हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपके पास अगर बुक नहीं भी है तो आप उस PDF फाइल से क्वेश्चंस देख पाएंगे। I have selected some questions for you। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कैसे हम प्रूफ करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये दिया हुआ है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये देखना है कि ये जो रिलेशंस दिए गए हैं ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हैं या नहीं है, ठीक है। ये जो पहले दो क्वेश्चंस हैं, सेट दिया गया है रिलेशन आर इन अ सेट ए 1 2 3 4 5 6 अप टू 14 defined as r is equal to xy such that 3x minus y equal to 0। तो it implies actually कि 3x minus y equal to 0, it implies 3x is equal to y, यानी y की वैल्यू कितनी होगी, x, 3x होगी। तो पेयर जो होंगे x y वो एक्चुअली कैसे पेयर्स होंगे, ये पेयर्स होंगे x 3x के। तो आप सारे पेयर बना लीजिए। अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 2 3 जा 6 हो जाएगा। इस तरह से आप सारे पेयर बना के देख लीजिए कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो रहे हैं कि नहीं। हम थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, रिलेशन आर इन अ सेट ए इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एज R is the set of all x y such that y is divisible by x। R सभी x y का पेयर है जिसमें y जो है वो x से डिविजिबल है। y x से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि y को x डिवाइड कर सकता है, ठीक है। x इज द फैक्टर ऑफ y। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधे सीधे मतलब हुआ y इज डिविजिबल बाय x, मतलब x इज अ फैक्टर ऑफ y। x जो है वो y का फैक्टर है। तो इसे आप चाहें तो पहले आप पूरा इसका r बना लीजिए, रिलेशन r बना लीजिए। r क्या होगा, 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, 1 से सभी नंबर डिविजिबल होते हैं, तो 1 का सबके साथ पेयर बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब 2 लीजिए, 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा, 1/2 फैक्टर नहीं हुआ 2, लेकिन 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। 2 से 3 डिवाइड नहीं होगा लेकिन 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा। 5 डिवाइड नहीं होगा लेकिन 6 डिवाइड हो जाएगा। तो ये पेयर बनेगा 2 2 2 4 2 6।
थ्री से ना 1 डिवाइड होगा ना 2 डिवाइड होगा, लेकिन 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा। 3 से 4 डिवाइड नहीं होगा, 3 से 5 डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा। फिर 5 से और कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा सिवाय 5 के, 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये एक्चुअली आपका रिलेशन बन गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? फॉर ईच x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू r, ये होता है ना, ये कंडीशन होता है। तो अब इसमें x मतलब ये सारे नंबर 1 2 3 4 5 6, तो फॉर ईच x आप देखिए 1 1 है, यहाँ पे 2 2 है, 3 3 है, 5 5 है और 6 6 भी है ना। तो ये इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। आई थिंक 2 3 वी फॉरगॉट 4 भी है इसमें। 4 इज डिविजिबल बाई 4, यस 4 विल ऑल्सो बी है, ठीक है। तो ये इसमें सभी के सभी फॉर ईच x बिलोंग्स टू a, एक्स बिलोंग्स टू r, इस कंडीशन को ये फुलफिल करता है। तो सिंस फॉर ईच x बिलोंग्स टू a, x belongs to r, therefore r is reflexive, ठीक है। अगर आप जनरल वे में लिखते तो इसको कैसे लिखते कि सिंस ईच नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। अगर यहाँ पे स्पेसिफिक सेट ए ना दिया रहता, एक कोई जनरल सेट दिया होता, सपोज कीजिए कि n दिया होता कि r बिलोंग्स टू r इज डिफाइंड फ्रॉम n टू n, अगर ये दिया होता कि r इज डिफाइंड फ्रॉम n टू n, तो आप कैसे लिखते कि सिंस ईच नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, देयरफॉर फॉर ईच x बिलोंग्स टू n, x belongs to r, therefore r is reflexive, ठीक है। ये हमने एक जनरल वे में लिखना बताया, और आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को ही अगर लेके करें तो आप लिखेंगे कि फॉर ईच x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू r, therefore x is reflexive। अब देखते हैं ये सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इट इम्प्लाइज दैट वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई आर में हो तो वाई एक्स भी आर में होना चाहिए, ये होता है सिमेट्रिक का, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे पहला ही देखते हैं 1 2, ये है 1 2 है, तो इसका उल्टा क्या होगा 2 1, लेकिन 2 1 इस पूरे सेट में कहीं पर भी नहीं है ना। 1 2 का 1 3 है लेकिन 3 1 कहीं नहीं है, 1 4 है लेकिन 4 1 कहीं नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई जो आर में है उसका रिवर्स वाई एक्स आर में नहीं है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे कैसे, since for each xy belongs to A, pair xy belongs to R does not implies yx belongs to R। और रीजन क्या है कि एक मिनट लिखे, therefore
आर इज नॉट सिमेट्रिक। और ऐसा नहीं होने का रीजन क्या है? अगर एक्स वाई आर में है तो इट इम्प्लाइज एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई। यही मतलब हुआ ना कि अगर x, क्योंकि यही कंडीशन दिया था कि y इज डिविजिबल बाई x, तो इसका मतलब हुआ x इज अ फैक्टर ऑफ y। लेकिन अगर y x की बात करें बिलोंग्स टू r हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर y जो है ये y इज अ मल्टीपल हो जाएगा ना। ये अगर if x is a factor of y then it implies y is a multiple of x, है ना। अगर x y का फैक्टर है, जैसे सपोज कीजिए 6 और 2, तो अगर पेयर अगर हम लेते हैं 2 6, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है ये 6 का फैक्टर है। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स देखें, मतलब पेयर हम 6 2 देखें, तो यहाँ पे 6 तो इसका मल्टीपल हो गया ना। तो इफ x इज अ फैक्टर ऑफ y देन y इज अ मल्टीपल ऑफ x, देन इट इम्प्लाइज दैट कि yx डज नॉट बिलोंग्स टू r। yx जो है वो r में नहीं होगा, एंड देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक, कि R सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है ना। ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होती है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर अगर है, तो इट इम्प्लाइज एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, अगर एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट्स हम लें और एक्स वाई आर में बिलोंग करता है, वाई जेड भी आर में बिलोंग करता है, तो एक्स जेड को भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो ऐसा क्या पॉसिबल है? देखिए, अगर एक्स वाई आर में बिलोंग करता है तो इसका मतलब हुआ कि एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई। ठीक है, और वाई जेड भी आर में बिलोंग करता है, इसका मतलब हुआ कि वाई इज अ फैक्टर ऑफ जेड, है ना। एक्स वाई का फैक्टर है और वाई जेड का फैक्टर है, सो इट इम्प्लाइज एक्स इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ जेड। कैसे होगा? अगर एक्स वाई का फैक्टर है, एक्स इज फैक्टर ऑफ वाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाई को हम m इंटू एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तभी तो अगर क्या कहते हैं y mx टाइप का कुछ होगा, x का फैक्टर x उसका मल्टीपल हो जाएगा। और अगर ये हम लिखते हैं कि y इज फैक्टर ऑफ z, इसका मतलब हुआ कि z को हम लिख सकते हैं, z जो है वो इसका कोई मल्टीपल होगा, मान लो n है तो n y हो गया। अब यहाँ से n और y की वैल्यू रख दें हम mx, तो ये हो गया n इंटू एम ऑफ x, तो z भी x का मल्टीपल हो गया, इसका मतलब x जो है ये z का भी फैक्टर हो गया, तो x इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ z। आप और जनरलाइज अगर हम कोई एग्जाम्पल लेना चाहें तो देखो 6 जो है ये 12 का फैक्टर है, और 12 6 टू 12 होता है, और 12 60 का फैक्टर है, क्योंकि 12 5 60। इन दोनों में 60 को हम लिख सकते हैं 60 इज इक्वल टू 12 इंटू 5, और फिर 12 को हम लिख सकते हैं
2 इंटू 6 इंटू 5, तो ये हो गया 6 का फैक्टर है ना, यहाँ पे 6 आ रहा है तो 6 से कट जाएगा ये, 2 5 ज़ा 10, 6 10 ज़ा 60 कट जाएगा। तो अगर 6 12 का फैक्टर है और 12 60 का फैक्टर है तो 6 60 का भी फैक्टर होगा। तो x इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ z, तो इट इम्प्लाइज x z ऑल्सो बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव, r जो है ट्रांजिटिव होगा। अब यहाँ पे हम अपने वाले एग्जाम्पल में देखते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 है और फिर यहाँ पे 2 2 है, 1 2 एंड 2 2, 1 2 आर में बिलोंग करता है और 2 2 भी आर में बिलोंग करता है। तो इसका इट इम्प्लाइज क्या होना चाहिए कि 1 2 आर में बिलोंग करें, इसका पहला एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, इससे बना पेयर भी आर में होना चाहिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है 1 3 बिलोंग्स टू आर। अब 3 वाला दूसरा एलिमेंट देखो यहाँ पे, ये 3 3 3 3 बिलोंग्स टू आर। इट इम्प्लाइज इसका पहला और इसका आखिरी मतलब 1 3 ये आर में है, इससे भी ट्रांजिटिव हुआ। कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 6 belongs to R, 1 6 and here is 6 6, it also belongs to R, it implies 1 and 6, 1 6 belongs to R। इसी तरह आप सारे एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं कि किसी भी अगर दो पेयर्स ऐसे आप लेंगे तो पहले पेयर का लास्ट एलिमेंट और दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट सेम हो तो उन दोनों से जो नया ट्रांजिटिव बनेगा पेयर वो भी आर में होगा, है ना। तो इस तरह से ये जो रिलेशन दिया था ये हमारा रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं था, फिर ट्रांजिटिव था। ठीक है, इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फोर्थ वन इज R is a relation on set Z. R is defined from Z to Z. Z is the set of integers. ठीक है, such that it is defined as R is equal to set of all ordered pairs x y such that x minus y is an integer. Is an integer. ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों हमें इसमें चेक करना है कि ये तीनों इसमें है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव, फॉर ईच x बिलोंग्स टू z, किसी भी एलिमेंट z के कि मतलब कोई भी इंटीजर लें तो देखें x x बिलोंग्स टू r, x x अगर r में बिलोंग करेगा तो क्या होगा कि x माइनस x इज इक्वल टू कितना होता है, x माइनस x कितना होगा, इट इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज एन इंटीजर। हम सभी जानते हैं कि 0 पूर्णांक है, 0 इंटीजर है, सो x माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 0, इट इज ऑलवेज इक्वल टू इज अ इंटीजर। इट इम्प्लाइज फॉर ईच x x बिलोंग्स टू z, फॉर ईच x x बिलोंग्स टू z, x minus x that is equal to 0 which is again an integer, therefore x x belongs to R। ठीक है, तो ऐसा कोई भी पेयर जो z क्रॉस z में हो उसके लिए x डिफरेंस x की वैल्यू 0 होगी जो एक इंटीजर है, इसलिए x x जो है ये R को बिलोंग करेगा।
तो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या होता है कि अगर एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स भी आर में होना चाहिए। यही तो होता है कि अगर आर वाई एक्स में है तो एक्स वाई भी आर में होना चाहिए। तो लेट एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। कोई भी दो इंटीजर हम लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि एक्स वाई पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर implies that x minus y is an integer, है ना। तो it implies, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का y माइनस एक्स, है ना। ये x माइनस वाई ही लिखा है, माइनस हमने ले लिया तो y माइनस एक्स इट इज ऑल्सो एन इंटीजर, क्योंकि वही वाला नंबर है। तो अगर वही वाला नंबर है तो माइनस वाई एक्स इज एन इंटीजर, तो इट इम्प्लाइज कि वाई माइनस एक्स, माइनस की साइन हटा दें या माइनस की साइन लगा रहे, नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स भी सारे के सारे इंटीजर होते ही हैं। तो इट इम्प्लाइज वाई एक्स इज एन इंटीजर, है ना। सो इट इम्प्लाइज वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा था, वाई एक्स भी आर को बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। आर जो है वो सिमेट्रिक है, ठीक है, इट इज सिमेट्रिक। अब हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव है कि नहीं ये। तो लेट एनी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जेड। कोई भी तीन इंटीजर हमने ले लिया एक्स वाई जेड जो जेड में बिलोंग करता है, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो अगर एक्स वाई आर को बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ये एक इंटीजर है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब y z बिलोंग्स टू r implies that y माइनस z इज एन इंटीजर। अब हम जानते हैं कि इंटीजर्स जो हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो अ इंटीजर। तो इट इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर, है ना। दो पूर्णांकों का सम भी हमेशा एक पूर्णांक होता है। तो इट इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड is an integer। माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, तो इट इम्प्लाइज x माइनस जेड इज एन इंटीजर। x माइनस जेड भी एक इंटीजर है, तो इट इम्प्लाइज x z बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब हो गया x z r को बिलोंग करता है। तो देयरफॉर r इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। आर जो है वो ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन था आर जेड से जेड पर कि एक्स वाई पेयर्स हैं जिसमें एक्स डिफरेंस वाई इज एन इंटीजर, ये जो फंक्शन डिफाइंड हुआ था ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी है, ये फंक्शन सिमेट्रिक भी है और ये फंक्शन ट्रांजिटिव भी है। यानी इन शॉर्ट R is an equivalence relation, ठीक है। ये चूंकि तीनों कंडीशंस को होल्ड करता है
तो जो रिलेशन तीनों कंडीशंस को होल्ड करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन या हिंदी में इसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन को क्या कहते हैं, 1 मिनट, हाँ, समतुल्य संबंध, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो आई होप कि आप इन एग्जाम्पल से आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कैसे ये सारा वर्क करता है, रिलेशन के क्वेश्चंस कैसे वर्कआउट होते हैं। सो स्टूडेंट गो थ्रू द एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट। 1.1 पे जाइए एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन please send me the question number in your question answer hours, that is on Saturday 5 to 6 PM, है ना, 5 से 6 बजे तक जो आपका क्वेरी सेशन होता है उसमें प्लीज सेंड मी द क्वेश्चन नंबर ऑफ द NCERT exercise 1.1 and if it is possible go through the exercise 1.2 also. I will solve it for you in my video or in PDF any type of mode, मतलब किसी भी मोड में से आपको सॉल्व करके and I will send it to you, okay, but keep on practicing, keep on doing sums again and again, then only this concept will be clear to you, है ना। So till then keep on your studies, पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए, till then bye.